संतापुर गांव में बिंदु नाम की एक महिला पापड़ बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन बिंदु पापड़ बेच रही थी कि तभी बिंदु के पास गांव का व्यक्ति राकेश आकर बोला, बिंदु दीदी, लगता है हमारे गांव में स्कूल अब कभी नहीं खुलेगा। ये क्या कह रहे हो तुम राकेश? बिल्कुल सही कह रहा हूँ दीदी। सरकार की तरफ से कुछ लोग गांव में विद्यालय खोलने के लिए गांव आए थे, पर उन्हें विद्यालय खोलने के लिए जो स्थान पसंद आया वो मुखिया का इलाका निकला। अरे राकेश, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि मुखिया ने स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन देने से सरकार को मना कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। मैं इस बारे में मुखिया जी से जरूर बात करूंगी। शाम को बिंदु अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर आ गई। उसका 10 वर्षीय पुत्र चंपक बिंदु से बोला, माँ, मैं कब से आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे भी और बच्चों की तरह विद्यालय पढ़ने जाना है। बेटा, सोचा था कि अपने गांव में विद्यालय खुल जाएगा तो मैं तुझे विद्यालय में पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन माँ, मैं और बच्चों की तरह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमें दूसरे गांव में जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें रोज नाव से भेज सकूं। चंपक उदास होते हुए अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, माँ, अगर आज पिताजी होते तो मुझे जरूर पढ़ने के लिए भेजते। चिंता मत कर बेटा, एक ना एक दिन मैं तुझे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। अगले दिन बिंदु अपने पड़ोस में रहने वाली अंजना ताई के यहाँ पर पहुंच गई। क्या बात है बिंदु, आज गांव में पापड़ बेचने नहीं गई क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ताई। आप तो जानती हैं कि मेरे बेटे चंपक को विद्यालय में जाने का कितना शौक है। वो पढ़ना चाहता है। सोचा था गांव में सरकारी विद्यालय खुल जाएगा तो अपने चंपक को वहां पर पढ़ने के लिए भेज दूंगी, मगर मुखिया जी ने सरकारी विद्यालय को अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। अब तुझे क्या बताऊं बिंदु, सारे गांव का यही हाल है। अरे गांव में जो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब हम गरीबों के पास भला नाव का किराया कहाँ है? अरे अगर दूसरे गांव का रास्ता कच्चा भी होता तो भी हमारे गरीबों के बच्चे पैदल ही चले जाते, मगर हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। दूसरे गांव जाने के लिए हमें तालाब को पार करना पड़ता है। बात तो आपकी सही है ताई, लेकिन हम गरीब लोग आखिर कब तक हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहेंगे? अगले दिन बिंदु मुखिया के घर पर जाती है। बिंदु को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है बिंदु, अगर पापड़ बेचने मुझे आई हो तो मैं पापड़ को खाना पसंद नहीं करता। बोलो क्या बात करनी है? मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? मुखिया जी, मैंने सुना है कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके पास आए थे। हाँ बिंदु, तुमने सही कहा। वो मूर्ख सरकारी विद्यालय खोलने के लिए मेरी ही जमीन मांग रहे थे। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। अगर आप उन्हें अपनी थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो यहाँ पर एक विद्यालय खुल जाएगा। गांव के वो बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, जो दूसरे गांव में बने विद्यालय भेजने के लिए नाव का किराया नहीं चुका सकते, उन्हें कितनी आसानी हो जाएगी। यही तो हम नहीं चाहते बिंदु। आप कहना क्या चाहते हैं? बिंदु, ये राजनीति की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि अगर गांव के सभी गरीब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे तो फिर हम जैसे बड़े लोगों के खेत पर काम कौन करेगा? अब तुम खुद का ही उदाहरण ले लो। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाती तो क्या तुम गांव में पापड़ बेचती? फिर हम गांव वाले पापड़ किससे खरीदते? मुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित हो जाती है। ये गलत है मुखिया जी, आपकी इस तरह की सोच गरीबों के लिए घातक है। तुम्हें जो समझना है समझ लो बिंदु।
एक बात और बिंदु, तुम बिल्कुल अपने पति की तरह बातें करती हो। वो भी कुछ इसी तरह से बातें किया करता था। बेचारा समय से पहले ही संसार को अलविदा कह गया। बिंदु, तुम एक विधवा हो, तुम्हारा एक 10 वर्षीय पुत्र है, तुम्हारा पापड़ का धंधा अच्छा चल रहा है। बेहतर होगा कि अपना मन पापड़ बेचने में लगाओ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बिंदु क्रोधित होकर मुखिया के घर से चली गई। शाम को बिंदु पापड़ बेचकर अपने घर पर जा रही थी कि तभी नदी के किनारे उसके कानों में किसी व्यक्ति की आवाज आई। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? बिंदु ने पलट कर देखा तो सामने एक साधु खड़े थे जो बिंदु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। साधु के चेहरे पर तेज झलक रहा था। आप तो दिखने में कोई संत लगते हैं। मैं संत ही हूँ। मैं गांव में पापड़ बेचने का काम करती हूँ। इस समय सिर्फ 2 या 3 पापड़ बचे हैं। अगर इसे खाने से आपकी भूख मिट सकती है तो ये लीजिए। संत बिंदु के हाथ से पापड़ लेते हुए बोले, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा क्रोध झलक रहा है और तुम्हारा मन अंदर से उदास भी है। बिंदु सारी घटना संत को बताते हुए कहती है, अब आप ही बताइए, क्या हम गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है? संत बिंदु की ओर गौर से देखकर कहते हैं, जानती हो तुम्हारे गांव का नाम संतानगर क्यों पड़ा? नहीं। क्योंकि वर्षों पहले तुम्हारा गांव संतों की भूमि थी। तब यहाँ पर दूर दूर से गांव के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए संतों के पास ही आया करते थे। समय बीतता गया और संत इस गांव को छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए। मगर कितनी अजीब बात है कि संतों के इस गांव में आज एक भी विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं है। कल तुम गांव में बेचने के लिए पापड़ मत बनाना, बल्कि उन कच्चे पापड़ों को ठीक इसी समय लेकर इस स्थान पर आ जाना। इतना बोलकर वो संत वहां से चले गए। अगले दिन बिंदु को घर पर देखकर चंपक कहता है, क्या बात है माँ, आज पापड़ नहीं बनाओगी? बिंदु अपने बेटे को सारी घटना बताती है। मुझे तो वो कोई चमत्कारिक संत लगते हैं बेटा। आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने आपको पापड़ बनाने के लिए क्यों मना किया? पता नहीं, अब ये तो आज शाम को ही पता चलेगा। शाम को बिंदु पापड़ बनाने का सारा सामान लेकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो संत नदी के किनारे बैठकर बिंदु का ही इंतजार कर रहे थे। संत बिंदु की ओर देखकर कहते हैं, अब इन कच्चे पापड़ों की एक नाव बनाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? जो बोला है वो करो। मैं तुम्हारी प्रतिभा को जानता हूँ कि तुम पापड़ को कोई भी रूप दे सकती हो। संत के कहने पर बिंदु पापड़ की एक नाव तैयार करने में जुट गई। बिंदु ने एक पापड़ की नाव तैयार कर ली। जैसे ही उस संत ने पापड़ की नाव को हाथ लगाया, अचानक पापड़ की नाव का आकार एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गया। ये देखकर बिंदु आश्चर्य से संत की ओर देखकर बोली, ये तो बिल्कुल असली नाव लग रही है। ये असली नाव से भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। और हाँ, तुम्हारी ये पापड़ की नाव अपने आप चलेगी और तुम इसे जहां जाने का आदेश दोगी, ये वहां जाएगी। अगले दिन बिंदु अपने बेटे चंपक को लेकर अपनी पापड़ की नाव से सीधे दूसरे गांव में बने हुए विद्यालय में पहुंच गई और सारी घटना प्रिंसिपल को बताती है। हमें पढ़ने वाले बच्चों की ही आवश्यकता है। पढ़ने वाले बच्चे ही अपने भविष्य के साथ साथ दूसरे का भी भविष्य सुधारते हैं। बिंदु का बेटा उस दिन के बाद पापड़ की नाव से स्कूल आने जाने लगा। बिंदु की पापड़ की नाव सभी गरीब गांव वालों के लिए मुफ्त थी और यही बात मुखिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि तभी गांव का जमींदार मुखिया के पास आकर बोला,
क्या हुआ मुखिया जी? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने मुझे अपने घर की बजाय अपने खेत में ही बुला लिया? मेरे खेत को देख रहे हो जमींदार? हाँ, देख रहा हूँ। तुम्हें इतने बड़े खेत में कौन नजर आ रहा है? मैं और आप। यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मूर्ख जमींदार, कुछ समय पहले मेरे खेत में ना जाने कितने गरीब बच्चे काम किया करते थे, मगर अब वो सब के सब विद्यालय में पढ़ने जाने लगे हैं। और ये सब कुछ हुआ है बिंदु की पापड़ की नाव की वजह से। अगर ऐसा ही हाल रहा जमींदार, तो ये पूरा गांव शिक्षित हो जाएगा और हम दोनों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। अरे जब सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर हमारे और तुम्हारे खेतों में काम कौन करेगा? बात तो तुमने मेरे मतलब की है मुखिया, लेकिन इसका उपाय क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, तो हमारे गांव में अमीरों की कम और गरीबों की संख्या ज्यादा है, और सारे गरीब इस समय बिंदु के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वो उन सबसे अपनी पापड़ की नाव में बैठने का किराया नहीं लेती। पहले तो वो सिर्फ उनके गरीब बच्चों को ही अपनी पापड़ की नाव से विद्यालय तक छोड़ती थी, मगर अब तो उसकी पापड़ की नाव से गांव के लोग दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए भी जाने लगे हैं। बिंदु ने हमारे नाव के धंधे को भी बेकार कर दिया है। अब हमारी नाव में कोई कुत्ता तक नहीं बैठता। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, इसका उपाय क्या है? उपाय है जमींदार। कल सुबह हम सारे गांव वालों के सामने बिंदु की पापड़ की नाव को तोड़ देंगे। बिंदु की पापड़ की नाव टूट जाएगी और गांव वालों के दिलों में दोबारा हम दोनों का खौफ भी बैठ जाएगा। अगली सुबह मुखिया और जमींदार नदी के किनारे पहुंच गए। मुखिया और जमींदार को एक साथ देखकर बिंदु बुरी तरह से चौंकती हुई कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पापड़ की नाव को चकनाचूर करने आए हैं। बातें मत करो मुखिया, इसकी नाव को हथौड़े से तोड़ दो। चिंता क्यों करते हो जमींदार? इसकी नाव पापड़ की है, इसे तोड़ने के लिए हमारे हाथ ही काफी हैं। मुखिया ने बिंदु की पापड़ की नाव को हाथ लगाया ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहीं संत प्रकट हो गए और क्रोध भरी नजरों से मुखिया और जमींदार की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों इस पापड़ की नाव को इतनी आसानी से तोड़ दोगे? जानते हैं, जब हम दोनों को पता चला था कि ये पापड़ की नाव असली नाव से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तभी हमें संदेह हुआ था कि इसमें जरूर किसी न किसी चमत्कार का हाथ है। और तुम मूर्ख उसके बाद भी यहाँ चले आए। तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक इन बेचारे गांव वालों को अशिक्षित रखा है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक अनोखा दंड दूंगा। इतना कहकर संत जमींदार और मुखिया को घूर कर देखने लगे। अचानक मुखिया और जमींदार पापड़ में परिवर्तित हो गए और एक धमाके के साथ वो दोनों पापड़ की नाव बन गए। अब तुम सबके पास एक नहीं बल्कि 3 पापड़ की नाव है। इतना बोलकर संत वहां से गायब हो गए और इस तरह से गांव वालों को पापड़ की नाव के साथ साथ मुखिया और जमींदार से छुटकारा भी मिल गया। उज्जैन की प्रसिद्धि देश की सीमा से पार विदेशों तक फैल जाती है और उज्जैन में विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाता है। इन्हीं पर्यटकों के साथ देवस्थान का विदेशी राजदूत भी उज्जैन में आकर महाराज से मिलता है। महाराज की जय हो। मैं देवस्थान का राजदूत आपकी सेवा में अपने महाराज का संदेशा लेकर आया हूँ। देवस्थान राज्य उज्जैन नगरी के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। इन संबंधों की शुरुआत के लिए हमारे महाराज ने आपकी सेवा में एक सोने की नाव भेंट की है। क्या? सोने की नाव? सचमुच वो सोने की नाव होगी? कहाँ है सोने की नाव? नाव शिप्रा नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हम आपके महाराज के इस तोहफे से बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। हम आपके राज्य से अवश्य दोस्ती करेंगे।
महाराज, आप उचित समझे तो चलकर सोने की नाव को देख लें। हाँ महाराज, हम भी यही चाहते हैं कि आप इस सोने की नाव में बैठकर उसका सम्मान बढ़ाएं। ठीक है, हम नाव की सवारी अवश्य करेंगे, लेकिन कालजयी के साथ। महाराज, कालजयी को दरबार में आने की सूचना दी थी, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो इससे खुश नहीं है। क्या मतलब? कालजयी नहीं चाहता कि कोई आपको सोने की नाव तोहफे में दे। ऐसा नहीं है सेनापति जी, आपने अभी तक कालजयी को समझा नहीं है। आइए महाराज, नाव में बैठिए। सचमुच ये तो सोने की नाव है, कितनी सुंदर है। आओ कालजयी, हम सोने की नाव का आनंद लेते हैं। क्षमा करें महाराज, आप इस सोने की नाव का आनंद लीजिए। आइए राजदूत, आप भी आइए। काश हम भी इस सोने की नाव में बैठकर नदी की सैर करते। कालजयी, तुम महाराज के साथ क्यों नहीं गए? ये सोने की नाव महाराज को तोहफे में मिली है, इसीलिए इस पर महाराज का ही अधिकार है। अरे अरे, ये क्या, अचानक तूफान आ गया? अरे वो देखो, महाराज की नाव पलट रही है। महाराज डूब रहे हैं। अरे कोई उन्हें बचाओ, नदी में कूदो, महाराज को बचाओ। जल्दी करो, महाराज की जान को खतरा है। कालजयी, तुम यहाँ मूर्ति बने खड़े हो, महाराज के प्राण संकट में हैं। होनी को कौन टाल सकता है मंत्री जी? वो देखिए, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। नदी में सैनिक महाराज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराज कहीं दिखाई नहीं देते। महाराज की मृत्यु की खबर से पूरा उज्जैन शोक में डूब जाता है। हर कोई दुखी होता है। राजमहल से लेकर नगर की चौपाल तक विलाप सुनाई देता है। सभी इस अनहोनी घटना और उस मनहूस सोने की नाव की चर्चा करते हैं। सचमुच वो सोने की नाव मनहूस थी। तुमने सही कहा, सोना हर किसी को नहीं फलता। सोना लालच का भी तो प्रतीक है। महाराज को सोने की नाव में बैठने की क्या आवश्यकता थी? भैया, राजे महाराजे सोने चांदी में ही खेलते हैं, उनके लिए भला बुरा कुछ नहीं होता। नतीजा देख लिया ना, आज हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे विश्वास करने ना करने से क्या होगा? महाराज की जीवन लीला तो समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात है, नदी से उनका शरीर भी नहीं मिला। इसमें ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि सोने की नाव और विदेशी राजदूत दोनों नहीं मिले। इस पूरी घटना में कालजयी ने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, कालजयी उस समय नदी के तट पर ही मौजूद थे, फिर भी उसने ऐसी अनहोनी घटना हो जाने दी। समय बड़ा बलवान है, होनी को कौन टाल सकता है? तुम ठीक कह रहे हो। अब उज्जैन को कौन संभालेगा? मतलब हमारा अगला राजा कौन होगा? आज से उज्जैन के राजा हम होंगे। सेनापति, पूरे राज्य में ये संदेशा पहुंचा दो। हर गांव, हर बस्ती में मुनादी करवा दो। मेरे नाम का ऐलान करा दो, मेरे नाम का डंका बजा दो। आज से मैं उज्जैन का राजा। मंत्री जी, हम आपके इस निर्णय से सहमत नहीं है। आप उज्जैन के साथ धोखा कर रहे हैं। सेनापति जी, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उज्जैन के राजा बनकर प्रजा का भला करना चाहते हैं। मेरा संदेह कालजयी पर है। महाराज की मृत्यु में उसका हाथ हो सकता है, इसीलिए उसे तुरंत बंदी बनाकर चौराहे पर मृत्यु दंड दिया जाए। जाओ सेनापति, कालजयी को पकड़ कर लाओ। कालजयी तुम्हारे सामने है। कालजयी, महाराज, महाराज तो जीवित हैं। सेनापति, गिरफ्तार कर लो दोनों को। सेनापति, इस गद्दार को बंदी बना लो। महाराज तेज प्रताप की जय हो। जय जयकार मेरी नहीं, कालजयी की करो, जिसने मुझे इस षड्यंत्र से जीवित बचा लिया। महाराज, आपको इस षड्यंत्र की भनक कैसे लगी? षड्यंत्र की भनक मुझे नहीं, कालजयी को लग गई थी। मैं तो उस सोने की नाव को तोहफे में पाकर खुश हो गया था। सोने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। कालजयी, तुमने महाराज को इस षड्यंत्र से कैसे बचाया? सेनापति जी, मैंने उस विदेशी राजदूत और उस गद्दार मंत्री की बात सुन ली थी। मैंने महाराज को सतर्क करना चाहा,
लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने महाराज को बचाने की योजना बना ली। सोने की नाव में बैठने से पहले कालजयी ने मुझे चेतावनी देकर मेरी आंखें खोल दी थी। फिर कालजयी ने अपने जादू से मुझे वहां से गायब कर दिया और मेरे हम शक्ल जादुई राजा को उस राजदूत के साथ नाव में बिठा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा है। इसका मतलब नदी में जो डूबा है वो आपका हम शक्ल जादुई राजा था। हाँ, जादुई राजा के साथ वो गद्दार विदेशी राजदूत भी डूबकर मर गया। ऐसा करने से इस मंत्री का विद्रोह भी सामने आ गया। सेनापति, कल चौराहे पर इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। आज की इस घटना ने मुझे यह सिखाया है कि राजा हो या रंक, उसे लालच नहीं करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से कीमती तोहफा भी नहीं लेना चाहिए और तोहफा लेने से पहले उसकी नीयत, उसका मकसद जान लेना चाहिए। हमने सोने की नाव लेने से पहले ये सावधानियां नहीं बरती, इसलिए ऐसी अनहोनी घटना हमारे साथ हो गई। अब हम शपथ लेते हैं कि आगे से किसी भी अनजान या धनवान व्यक्ति से मूल्यवान तोहफा नहीं लेंगे, लेकिन कालजयी को सबसे मूल्यवान तोहफा जरूर देंगे।